अच्छा जी, so the question that we have to cover up today is from May June 2019, paper 2 variant 2. Question start हो रहा है Lee से. Lee is a sole trader, provided the following information for her books of accounts on 30th April 2019. One thing that you should remember for all sole trader questions and for all the upcoming questions which will involve income statement और एसपी इज दैट कि जब आपके पास बोला हो ना कि इस डेट की इंफॉर्मेशन है, सो दैट डेट नॉर्मली रिप्रेजेंट्स द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सो ऑब्वियसली अगर ली का अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल 2019 की ओपनिंग डेट क्या हो जाएगी, 1 मई 2018 हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट you should mention while whenever you are reading a sole trader question, or even whenever सर any हमने type पढ़ा of नहीं है स्मॉल ट्रेडर होता क्या है। financial statement question has been asked. सोल ट्रेडर बेटा मैंने आपको बताया था सिंगल बंदा जब सारे बिजनेसेस को अपने पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा हो, व्हेन यू आर द सिंगल ओनर ऑफ सम बिजनेस, यू आर हाँ हाँ। रेफर टू एज सोल ट्रेडर. ये बात तो हो चुकी है, फॉर्मेट जब डिस्कस कर रहा था उसी वक्त बताया था. तो अब यहाँ पे जो पहली चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है, आपने देखा कि भाई ये जो अकाउंटिंग ईयर जिसपे सारे बैलेंसेस गिवन है, ये कौन सी डेट है, ये अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट है. और क्लोजिंग डेट पढ़ते ही मैंने साथ ही साथ अपने पास ओपनिंग डेट को भी मेंशन कर लिया कि अगर 30 अप्रैल 2019 क्लोजिंग है तो साल स्टार्ट कब हुआ होगा, इस साल 1 मई 2018 को स्टार्ट हुआ होगा. देन हमारे पास कुछ बैलेंसेस गिवन है. बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक से हमने एक्सेसिव विड्रॉल कर लिए हैं तो उसका बैलेंस गिवन है. कैपिटल आपने याद रखना है कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल गिवन होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल कभी भी गिवन नहीं होगा. इवन तो जो डेट है वो क्लोजिंग डेट आपके पास गिवन है, लेकिन जो कैपिटल की फिगर है मेंशन भी कर दिया, कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल होगा. कैरेज इनवर्ड्स यानी कि कैरेज ऑन परचेसेस हमारे पास 670 का गिवन है. ड्राइंग्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर पूरी की है वो 24060 की है. इन्वेंट्री के लिए उसने स्पेसिफिकली बता दिया है, देखें कि इन्वेंट्री एट 1 मई 2018, और 2018 हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज द स्टार्ट, दैट इज द ओपनिंग डेट फॉर द अकाउंटिंग ईयर. सो इन्वेंट्री एट 1 मई 2018 रिप्रेजेंट्स द ओपनिंग इन्वेंट्री. हमने बैंक लोन भी लिया हुआ है, 3% लोन, 20,000 का हमारा लोन है. अच्छा, जो 20,000 की अमाउंट है ना, ये लोन की अमाउंट है कि इतने का हमने लोन लिया हुआ है, और उसके आगे जो परसेंटेज गिवन है दैट रिप्रेजेंट्स कि हमने कितने इंटरेस्ट के ऊपर, कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इस लोन को लिया हुआ है. तो 3% इंटरेस्ट के ऊपर हमने 20,000 के लोन को लिया हुआ है. लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी और उसके ऊपर हमें हर साल 3% का इंटरेस्ट पे करना है. और फिर उसने नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन इंटरेस्ट $50. अच्छा, एक और चीज जो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जैसे अभी यहाँ पे लोन इंटरेस्ट हमें पता है क्या है, एक एक्सपेंस है. अब एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई बैलेंस गिवन है ना, तो वो रिप्रेजेंट करा रहे कि आपने कितना उस एक्सपेंस को पे किया है. दैट इज नॉट द अमाउंट विच विल बी अल्टीमेटली गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट. हाँ, कुछ केसेस के अंदर यही अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, कुछ केसेस में ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगी. अच्छा सर, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हम इस अमाउंट को इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे? आप ये देखोगे कि हमने जो एक्सपेंस पे किया है, क्या इस एक्सपेंस को पे करने के बाद कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट तो नहीं बच रहा. अगर कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट बच रहा है तो यू हैव टू एडजस्ट दैट अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट थ्रू चेक द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट. तो अब जैसे यहाँ पे 3% लोन की बात की हुई है, तो अभी से देखो इंटरेस्ट जो आपने पे किया है, अगर यहाँ लिखा हुआ है ना लोन इंटरेस्ट, तो ये जो $50 है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब अपना इंटरेस्ट कॉस्ट लिख रहे हो या इंटरेस्ट को एज एक्सपेंस लिख रहे हो तो आप $50 ही लिख दो. भाई हो सकता है आपका खर्चा, आपका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो, आपने बहुत छोटी $50 की अमाउंट पे करी है, तो क्या अमाउंट लिखेंगे अभी हम जरा उसको पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि अमाउंट क्या जाएगी. मोटर व्हीकल्स यानी कि नॉन करंट एसेट, उसकी कॉस्ट गिवन है, उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी आपके पास सोल ट्रेडर, या जब मैं बात कर रहा हूँ ना सोल ट्रेडर, तो मेरा मकसद ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सवाल बनाने को अब आगे तक आएंगे तो उसके अंदर जब भी ट्रायल बैलेंस गिवन है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी जो आपके पास गिवन होगी ये ओपनिंग गिवन होगी. यानी कि जो साल अभी आपका जो गुजर चुका है, ये वाला साल जो है विच इज फ्रॉम 1 मई 2018 से लेके 30 अप्रैल 2019, इस साल में जो डेप्रीसिएशन का चार्ज है वो इस 60,000 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो हमें अभी चार्ज करना है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली इंक्लूड भी करना पड़ेगा. सिमिलरली ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास गिवन था, उसकी कॉस्ट 4,600, और उसकी भी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये अगेन ओपनिंग डेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है कि भाई साल के शुरू में ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर अब तक $2,400 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है. ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, अगेन कौन सी ऑपरेटिंग कॉस्ट है मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉडली
कोई भी एक्सपेंस या इनकम का बैलेंस गिवन है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमें ने कितनी उस एक्सपेंस के लिए अमाउंट पे कर दी है, या हमें कितनी उस, अगर इनकम का बैलेंस है तो उस इनकम के बदले अमाउंट रिसीव हो चुकी है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द अमाउंट जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी जाएगी। वो चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या बात हुई है। अगर कोई अक्रूवल प्रीपेमेंट है तो चेंज करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो जो पेड वाली अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है हम सीधा सीधा वही उठा के इनकम स्टेटमेंट में भी डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट फर्स्ट में 2018, तो यहाँ पे उसने खुद से खैर बता दिया है कि फर्स्ट में 2018 का है, लेकिन कभी कभार इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस देने के बाद आपको डेट स्पेसिफाई नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कैपिटल का जो बैलेंस गिवन है वो ओपनिंग डेट का बैलेंस गिवन है, इसी तरीके से पीबीडी का बैलेंस भी ओपनिंग डेट का ही बैलेंस है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। परचेजेस हमारे पास 97,370 की गिवन है, रेवेन्यू गिवन है 165,000 का, ट्रेड रिसीवेबल 47,890, एंड देन वी हैव गॉट ट्रेड पेबल्स व्हिच आर 21,640। बैलेंसेस पढ़ने के बाद अब जरा हम नीचे जाते हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर। देखिए आपने कभी भी इनकम स्टेटमेंट नहीं पहले बनानी स्टार्ट कर देनी, आपने सबसे पहले पढ़नी है ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक बहुत ही जल्दी से स्किम करना है कि बैलेंसेस क्या क्या है, और उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है कि भी एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या चीजें गिवन है। तो एडजस्टमेंट नंबर वन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट नंबर वन के अंदर कहता है एन इनवॉइस, इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, यानी कि सप्लायर्स इनवॉइस का क्या मतलब है कि मैंने कोई गुड्स खरीदे होंगे, कोई गुड्स परचेज किए होंगे। एन इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर डेटेड 28 अप्रैल 2019, जो कि विद इन द अकाउंटिंग ईयर आ रही है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 30 अप्रैल 2019 को खत्म हो रहा है, और ये इनवॉइस 28 अप्रैल 2019 की है। फॉर गुड्स कॉस्टिंग 940, यानी 940 के मैंने गुड्स परचेज किए थे, had not been recorded in the books of account, these goods were unsold at the year end। कहता है कि यार तुमने 940 के गुड्स परचेज किए सप्लायर से और उसको तुमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो अब रिकॉर्ड कर लूंगा। 940 के गुड्स खरीदे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सप्लायर से इनवॉइस मिली है तो बेचे तो होंगे नहीं, खरीदे ही होंगे, तो 940 से मैंने देखो यहाँ पे यही वर्किंग है जिस तरीके से मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना अपने पास, आपके पास अपने पेपर में भी इसी तरीके से वर्किंग करनी है। मैंने यहीं पे देखो क्या किया, मैंने यहीं पे 940 को आप देख लो मेंशन कर दिया। ये देख रहे हो 940 परचेजेस के साथ, परचेजेस की जो अमाउंट थी 97,370, मैंने यहीं पे परचेजेस के साथ आगे डाल दिया कि भाई 940 परचेजेस के अंदर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं फिगर ट्रायल बैलेंस ही उठाऊंगा, जब मैं फिगर ट्रायल बैलेंस से उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पे पता, क्योंकि एडजस्टमेंट तो मैं पढ़ चुका, तो मैंने वहीं पे मेंशन कर लिया कि यार एडजस्टमेंट नंबर वन की वजह से परचेजेस को 940 से बढ़ाना था। तो ये जो मेंशन जब मैंने यहाँ पे किया ना, या आप भी जब अपने पेपर में मेंशन कर लोगे, तो जब आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिगर लिख रहे होगे परचेजेस की, तो आपको पता होगा कि यार ट्रायल बैलेंस की फिगर के अंदर 940 प्लस करके जो है मैंने परचेजेस को रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली क्योंकि ये उसने वहां पे बात मेंशन करी हुई है कि भाई इनवॉइस थी फॉर गुड्स कॉस्टिंग 9840 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इनवॉइस का क्या मतलब है कि आपने उस पे जो माल खरीदा है वो क्रेडिट पे खरीदा है, तो जो डबल एंट्री बनी होगी जो आपको बनानी चाहिए थी बिकॉज इट्स नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट, तो ट्रेड पेबल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ जरा गौर करो मैंने ट्रेड पेबल को भी 940 से साइड में रख के बढ़ा दिया, मेंशन किया है। मेंशन सिर्फ क्यों कर रहा हूं, ताकि भाई मैं जब यहाँ से फिगर्स उठा के इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहा हूं तो मुझे बार बार एडजस्टमेंट ना पढ़नी पड़े, इतना टाइम नहीं होगा। ये देख लो ये कितने मार्क का सवाल है, ये पूरा मैंने काम कितनी देर में करना है, आई थिंक ये 4+4 8, 8+4 12, 12+13 25 मार्क का सवाल है, तो 25 मिनट ही है मेरे पास, 25 से 26 मिनट पे चले गए तो अगले सवाल का तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो पहली एंट्री थी, पहली एंट्री की वजह से परचेजेस 940 से बढ़ी, ट्रेड पेबल 940 से बढ़ा, मैंने मेंशन कर लिया साथ के साथ। ठीक है, सेकंड एंट्री के अंदर क्या, सेकंड एडजस्टमेंट में अच्छा, क्या कहते हैं। हमारे जो गुड्स वर सोल्ड एट द ईयर एंड, इसका कि अगर सोल्ड हो जाते तो ये हमें ये क्यों लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ है गुड सोल्ड। है? गुड्स वर अनसोल्ड एट द ईयर एंड। हाँ, गुड्स वर अनसोल्ड एट द ईयर एंड का मतलब ये कि भाई आपके पास ये जो आपने 940 के गुड्स खरीदे हैं ये अभी तक बिके नहीं है, तो बिके नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वेंट्री के अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो गए, से इन्वेंट्री है उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, इसका ये मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है। एडजस्टमेंट नंबर टू के अंदर वो अब आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। इन्वेंट्री वाज काउंटेड एट 30 अप्रैल 2019 एंड वाज वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ 21,340। कह रहा है 21,340 पे हमने इन्वेंट्री को काउंट किया और 21,340 की उसकी कॉस्ट आई। अच्छा, लास्ट टाइम जब ये सवाल किया था बच्चे कहते कि सर ये एडजस्टमेंट नंबर वन के अंदर क्योंकि आपने गुड्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो आपको चाहिए कि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी 940 से बढ़ाएं। भाई यहाँ पे जरा गौर करो क्या कहता है, द इन्वेंट्री वॉज काउंटेड, फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जो पहली वाली एडजस्टमेंट के अंदर जो 940 के गुड्स तुमने खरीदे थे
भाई वो पड़े हुए तो तुम्हारे स्टोर में ही है ना, तुमने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन जब इन्वेंट्री काउंट हुई है और इन्वेंट्री काउंट होने के बाद जो ये 21,340 की कॉस्ट आई है, उसके अंदर ये गुड्स इंक्लूडेड होंगे। रिकॉर्ड करना एक सेपरेट चीज है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके ही चीजें आती है, लेकिन इन्वेंट्री की जो काउंट अगर आपने, जो कि नॉर्मली बिजनेसेस फिजिकल काउंट ही करवाते हैं, तो अगर फिजिकल काउंट हो चुका है इन्वेंट्री का, तो इवन अगर आपने कोई परचेज ना भी मेंशन करी भी हो ना, स्टिल क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको अकाउंटेंट कर चुकी है, बिकॉज आपने फिजिकली, आपका जो भी बंदा था उसे जाके फिजिकली काउंट करके इन्वेंट्री को वैल्यू किया है कि भाई वो 21,340 किया। तो इसके अंदर अगर किसी को सवाल है कि 940 ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर 21,340 के अंदर 940 ऑलरेडी इंक्लूडेड माना जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो फिजिकली काउंट हुई हुई है। देन सर एडजस्टमेंट अगर नंबर इधर 3 के अंदर आपसे सेल हो रहा कहता है, होता तो फिर माइनस करते हैं ना इन्वेंट्री से। क्या हो रहा होता? अगर सेल हो रहा होता तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करते हैं। नहीं, सेल भी हो रहा होता तो भी वो इन्वेंट्री, भाई क्लोजिंग, मेरा बंदा गया 30 अप्रैल को, वो काउंट करके आया है, अगर सेल हो चुका है तो वो काउंट में आएगा ही नहीं, और अगर सेल नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो काउंट में आएगा। तो फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग होती इसलिए है कि भाई अगर कोई परचेज सेल के एंट्री में मसला आ भी क्या है, तो फिजिकली आप स्टॉक को चेक कर सको कि फिजिकली कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो भाई भले सेल हो चुकी हो, अब समझना, सेल हो चुकी है भले से, और लेट से तुम कह रहे हो सर उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर नहीं मेंशन किया हुआ, सेल की एंट्री नहीं बनाई हुई, तब भी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट करते हुए आया हुआ होगा, तो जो माल बिक गया वो तो काउंट में नहीं आया, तो उसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड नहीं होगी। हाँ, अगर वो यहाँ पे ये वाली बात नहीं कहता ना, कि काउंटेड वाली बात नहीं कहता और सिर्फ इन्वेंट्री की वैल्यू दे देता, फिर मैं जो है इसके अंदर चेंजेस लेके आता, लेकिन वंस इट हैज बीन काउंटेड तो फिर कोई चेंजेस नहीं आने, एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास इन्वेंट्री की गिवन है। हाँ। आगे फिर कहता है रेवेन्यू इंक्लूडेड, एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर, कि रेवेन्यू के अंदर जो आपका रेवेन्यू गिवन है ऊपर 1,65,000 का, revenue included goods sold in April 2019 to a credit customer for $3,200 on a sale or return basis। सेल और रिटर्न बेसिस क्या होती है सर? मैं अपने कस्टमर को गुड दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार अच्छा लगे तो रख लेना, बुरा लगे तो वापसी कर देना, लेकिन जब तक वो बंदा मुझे कॉल करके ये नहीं कहता कि जी जनाब मैं अपने पास गुड्स रख रहा हूँ, तब तक मुझे ये राइट नहीं है कि मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूं। और अगर मैंने उससे पहले सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया है तो मैंने गलत काम किया है, मुझे दोबारा से एडजस्ट करके उस सेल्स को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने अभी तक एग्री नहीं किया है, टाइटल अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। टाइटल कब ट्रांसफर होगा? जब वो बंदा बोले हाँ यार मुझे गुड पसंद है, मैं ये गुड रख रहा हूँ, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अभी तो मैंने अपने एज अपनी कर्टेसी उसको बोला कि यार लेके जाओ ये गुड, अच्छा लगे तो रख लेना, अच्छा लगे तो रख लेना को मैं सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने 3,200 के गुड्स बेचे सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, दीज गुड्स वर इनवॉइस विद मार्कअप ऑफ 60%। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज करूंगा, और ये बात आज के आज ही समझ लेना, कल परसों उसको नहीं करना। मुझे नहीं पता, हमने शायद क्लास में मार्कअप मार्जिन पहले डिस्कस किया नहीं किया, मेरे ख्याल से किया हुआ है, लेकिन आज भी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बात अपने दिमागों में रख लेना, क्योंकि दिस इज द थिंग दैट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इवन इन द चैप्टर्स आफ्टरवर्ड्स एज वेल। तो कहता है कि गुड्स का मार्कअप कितना परसेंट लगा है? 60% लगा है, एंड वो रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 5 मई 2019। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई आपको कस्टमर ने गुड्स लाके रिटर्न कर दिया। अच्छा, वो ये बात नहीं भी कहता ना, और हमें पता होता कि बस ये वो कह देता कि भाई कस्टमर ने अभी तक एक्सेप्ट, फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है, तब भी आप ये इसको सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो 3,200 की आपने जो गुड्स बेचे थे क्रेडिट कस्टमर को, जो कि आपने रेवेन्यू में इंक्लूड कर लिया, मैं कहूंगा रेवेन्यू 1,65,000 का है, इसमें से 3,200 क्या कराऊंगा? माइनस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि गलत रिकॉर्ड किया था, ये रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, जब मैं रेवेन्यू को कम करा रहा हूं, तो उसके बाद अब देखो ये गुड्स जिसको मैं सेल कंसीडर कर चुका हूं, ये क्लोजिंग डेट पे मेरी इन्वेंट्री में भी इंक्लूडेड नहीं था, तो मेरी इन्वेंट्री जो कि 21,340 की शो हुई है, उसके अंदर ये जो मैंने कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बेचे हुए हैं, इसकी इन्वेंट्री की तो काउंट इंक्लूड ही नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार अब मुझे इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसको भी बढ़ाना है। क्या 3,200 से बढ़ा दूं? 50% बच्चे 3,200 से ही बढ़ा के आते हैं, और बाकी जो 30% है वो किसी आलन फालन फिगर से बढ़ा देते हैं। आप इसका जो सही तरीके कार है वो समझ लो। भाई आपने कस्टमर को 3,200 के गुड्स बेचे हैं, इन्वेंट्री हमेशा रिकॉर्ड होती है कॉस्ट के ऊपर, तो आप अगर रेवेन्यू को 3,200 से कम करो, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को भी 3,200 से बढ़ा दोगे, क्योंकि इन्वेंट्री की कॉस्ट को 3,200 से बढ़ाने का मतलब तो ये हो जाएगा कि तुम जितने का तुम्हारी कॉस्ट थी गुड की, उतने का ही तुमने बेच दिया। जबकि बिजनेसेस ऐसे थोड़ी चलते हैं कि जितने का खरीद रहे हैं उतने का बेच रहे हैं। भाई इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड हो रही है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें आपने अपना मार्कअप मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रखा होगा। तो अब मैं इस 3,200 के रेवेन्यू को कन्वर्ट करूंगा कि भाई इन गुड्स की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, और कन्वर्ट करने के लिए उस बंदे ने मुझे, एग्जामिनर ने क्या बता दिया है कि भाई हम मार्कअप चार्ज कर रहे हैं कितने का? 60% का।
तो मार्कअप के लिए अगर बात हुई भी है तो सुन लो, नहीं भी हुई तो ये भी तो सुन लो। कॉस्ट के ऊपर होता है ना मार्कअप, मार्कअप। बिल्कुल हाँ, यानी कि बात हुई भी, अगर तुम्हें ये बात पता है तो बात हुई भी है, और मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने बात करी भी है, लेकिन फिर भी सुन ले। मार्कअप जो है वो अप्लाइड ऑन कॉस्ट होता है, और मार्कअप के एक फिक्स रेशियो है, जो कि रेशियो आपको याद हो जाएगा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मार्कअप के रेशियो के अंदर जो कॉस्ट सेल्फ होती है वो क्या हो जाती है, 100 हो जाती है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है कि भाई मार्कअप क्योंकि कॉस्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो कॉस्ट का रेशियो 100 हो जाएगा, और सेल्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेल्स का रेशियो 100 प्लस मार्कअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, हमारे पास सेल्स हमें पता है हमने कितने की करी है, 3200 की करी है। सेल्स हमारी हुई है 3200 की। तो मैं यहाँ पे अब देखो, सेल्स की जगह मैंने 3200 लिख लिया। जो सेल्स का रेशियो है दैट इज 100 प्लस मार्कअप, यानी कि मार्कअप 60% था, तो 100 प्लस 60, सेल्स का रेशियो 160 हो जाएगा। कॉस्ट मुझे नहीं पता और यही मुझे निकालनी है, तो मैंने उसको एक्स कर लिया। और फिर जो कॉस्ट का रेशियो, क्योंकि मार्कअप है तो कॉस्ट का रेशियो तो 100 ही रहेगा, वो 100 ही रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास एक्स यानी कि जो 3200 की जो मैंने गुड्स बेचे थे, उनकी जो कॉस्ट है वो निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 2000 निकल के आ गई। अब ये वो गुड्स हैं जो मेरे पास रिटर्न हो गए, जो कि एक्चुअल में बिके ही नहीं थे, जो कि हमेशा से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पार्ट थे, लेकिन क्योंकि मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पे अपने कस्टमर को ये गुड भेजे हुए थे, तो इस वजह से जब इन्वेंट्री की काउंट हुई होगी, तो ये 2000 के वर्थ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं हुए हुए होंगे। तो अब मैं इनको इंक्लूड कर लूंगा। यहाँ पे देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने 21,340 कही थी, मैंने यहीं पे आगे 2000 प्लस कर लिया। और अब जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को 23,340 से रिकॉर्ड करूंगा। और रेवेन्यू के लिए तो बात पहले ही हो गई है कि भाई वो तो 3200 से वैसे ही कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपका ट्रेड रिसीवल भी 3200 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट के ऊपर एक तरीके से सेल रिकॉर्ड कर ली ना, जो कि क्रेडिट सेल थी नहीं कभी भी। तो जब आपने क्रेडिट पे सेल रिकॉर्ड की होगी, आपका रेवेन्यू और आपका ट्रेड रिसीवल दोनों बढ़ गया होगा। जैसे ही रिटर्न आई, आपने अपने ट्रेड रिसीवल को भी कम किया और आपने अपने रेवेन्यू को भी कम किया। और तीसरी चीज जो आपने बढ़ाई वो क्या बढ़ाई, आपने अपनी जो उन गुड्स की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, उतनी कॉस्ट से इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। ये बड़ी ही रिपीटेड एडजस्टमेंट है, आपको हर तीसरे चौथे सवाल के अंदर दिखेगी, सर और इसका रेवेन्यू और ट्रीटमेंट यही इन्वेंट्री फिक्स्ड के है। अलावा क्या है? क्या? ट्रेड रेवेन्यू और रिसीवल, इन्वेंट्री के ट्रेड अलावा? रिसीवल, ट्रेड ओ अच्छा। रिसीवल, क्योंकि जब आपने बेचा था तब आपने बढ़ा लिए होंगे, लेकिन अब क्योंकि रिटर्न आ गए तो आप उसको कम कर दोगे। हाँ, देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 3 अच्छा, पे हम आप जब मार्कअप जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं, 3200 डिवाइड बाय 160%। क्या कह रहे हो, 3200 डिवाइडेड बाय? 160%। हाँ, तो ये वही तो हुआ है, अगर आप देखो तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 16, नहीं, 3200 मल्टीप्लाई बाय 160% कह रहे हो? नहीं, दैट नहीं, वुड बी रॉन्ग। 3200 डिवाइड बाय 160%। हाँ, डिवाइड बाय कर सकते, डिवाइड बाय कर सकते तो हो, मैंने बिल्कुल। तो एक्स प्लस एक्स टाइम्स 60% इज इक्वल्स टू 3200 के, वो भी सही है ना? एक्स क्या? एक्स प्लस हाँ, एक्स टाइम्स 60% इज इक्वल्स टू 3200, फिर टू से थाउजेंड बोलो। एक्स प्लस क्या करा रहे हो, प्लस क्या हो रहा है इसके अंदर? एक्स प्लस फिर ब्रैकेट में एक्स का 60% इज इक्वल्स टू 3200। एक्स सही। प्लस एक्स का 60% इज गोइंग टू बी 0.06, दैट इज 1.6। हाँ, एक ही बात हो गई ना, 1.6 आ गया तुम्हारे पास भी। सही। और उसको डिवाइड करा है फिर डिवाइड हो जाएगा ना 3200 से जाके। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, बस एक ही बात है, कैलकुलेटर में लिखा है तो एक सॉल्व ही हो बात है, एक ही बात है। देन एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर हमारे पास कहता है, ड्यूरिंग द ईयर ली टू गुड्स विद कॉस्ट ऑफ $250 फॉर हिज ओन यूज। अगर कभी भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल ले रहा है, वो भी गुड्स का, तो उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अलग से शो करोगे। तो यहाँ पे जो 250 का उसने अपनी पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स करी हैं, इसको मैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर परचेजेस की फिगर में से माइनस कराऊंगा। देन उसके बाद, अच्छा, नॉर्मल ड्राइंग से ड्राइंग डिफरेंट होती है। हम जब फॉर्मेट भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि भाई जो ड्राइंग ऑफ गुड्स है, ये वाहिद वो ड्राइंग है जो कि इनकम स्टेटमेंट में शो होगी। अदरवाइज वो अगर कोई नॉन करंट एसेट निकाल रहा हो या कैश निकाल रहा हो, तो उसका इनकम स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं है। दैट विल जस्ट बी रिकॉर्डेड इन द एसओएफपी। आफ्टरवर्ड्स फिफ्थ एडजस्टमेंट हमारे पास लोन के लिए गिवन है, और क्या कहता है कि 3% लोन हमने लिया था ऑन 1 अगस्त 2018, एंड इज रीपेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, और हमें उसको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है। स्टार्टिंग ऑन 1 अगस्त 2019। हमारा लोन कितने का था, हमारा लोन था कोई $20,000 का, ये रहा। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे पे करना है, और पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास कब आ गई, 1 अगस्त 2019 को आ गई। हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 30 अप्रैल 2019 को। तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है, अगर आप देखो मई जून जुलाई अगस्त, दैट जस्ट लाइज विद इन लाइक 3 to 4 मंथ्स। आपको 3 से 4 महीने के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट देनी है। टोटल लोन आपका 20,000 का है। अगर आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो,
तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5, आपकी पर इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? पर इंस्टॉलमेंट आपकी $4,000 की हो गई। और ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर 3 से 4 महीने में ही पे करनी है, तो अब जो लाइबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन आपको 1 साल के अंदर पे करनी हो, उसको यू विल शो एज अ करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अब ये जो 4,000 का बैंक लोन है, अगर एसओएफपी बनाने का बोला गया तो एज ए करंट लाइबिलिटी शो होगा। और बाकी जो 16,000 जो रिमाइंडर है, 20,000 माइनस 4,000, 16,000, जिसकी इंस्टॉलमेंट अभी मुझे पे नहीं करनी है, जिसकी इंस्टॉलमेंट में अभी 1 साल से ज्यादा है, दैट विल बी शोन एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। देन आफ्टरवर्ड्स आपके पास, अच्छा आप जरा देखिएगा आपने लोन लिया कब है। आपने ये लोन लिया है 1 अगस्त 2018 को। तो और आपका अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जो आपने अपने सवाल पढ़ते ही मेंशन करनी है, वो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट और एंड की डेट मेंशन कर लेनी है। तो अकाउंटिंग ईयर इज स्टार्टिंग ऑन 1 मई 2018 और एंड इट इज एंडिंग ऑन 30 अप्रैल 2019। और लोन आपने लिया है 1 अगस्त 2018 को। यानी कि आपका अगर अकाउंटिंग ईयर मई 2018 में स्टार्ट हो गया और आप लोन अगस्त 2018 में ले रहे हो, तो मई जून जुलाई इन 3 महीने में आपके पास लोन नहीं था। ये इसी अकाउंटिंग ईयर के मंथ है, विच इज मई 2018, जून 2018 एंड जुलाई 2018। इन 3 महीने में आपके पास कोई लोन मौजूद नहीं था, बैंक लोन मौजूद नहीं था। लेकिन अगस्त में आपने लोन ले लिया, तो अब ये जो 20,000 के ऊपर जो 3% का इंटरेस्ट है, ये इस अकाउंटिंग ईयर में आपको पूरे 12 महीने का पे नहीं करना। जो इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है, वो गिवन होता है हमेशा पर एनम बेसिस पे, सालाना बेसिस पे। लेकिन क्योंकि आपने इस पूरे अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर के जो 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने के लिए तो लोन नहीं लिया हुआ ना, 3 महीने तो आपके पास लोन था ही नहीं। आपके पास तो आपने लोन लिया ही अगस्त में, और आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो गया? अप्रैल में खत्म हो गया। तो दैट जस्ट कंसिस्ट ऑफ 9 मंथ्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर 9 महीने का इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। कैसे निकालूंगा? बोलूंगा भाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, जो 600 आया, ये एनुअल इंटरेस्ट है। अगर तो मैंने लोन 1 मई 2018 को, यानी कि अपने अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट होती पहले दिन को ले लिया होता, तो मैं पूरे 12 महीने का 600 यानी पूरे साल का मतलब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करता। लेकिन क्योंकि अब मैंने लोन 3 महीने बाद लिया है, और इस अकाउंटिंग ईयर में लोन सिर्फ मेरे साथ 9 महीने रहा है, तो मैं 600 का 9/12 करूंगा, तो जो मेरे पास 450 की अमाउंट आई है, दैट इज द इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स जो कि हमने इंकर्ड किया है। दैट इज द एक्सपेंस जो कि हमारी तरफ से इंकर्ड हुआ है, एंड दैट इज द एक्सपेंस विच विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा ताल्लुक उस एक्सपेंस से है जो कि हमने इनकर्ड किया है, जो कि हमने एक्चुअल में जिसकी सर्विसेज हमें मिली है। तो लोन लिए हुए लोन की एक तरीके से जो सर्विस है, वो हमने अभी सिर्फ इस अकाउंटिंग ईयर में 9 महीने ही यूटिलाइज करी है। इट इज जस्ट फॉर द 9 मंथ्स के हमने इस सर्विस को यूटिलाइज किया है। तो इसका इंटरेस्ट चार्ज भी सिर्फ 9 महीने का ही एज एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, विच इज 450 दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अच्छा, अच्छा हमजा पीछे भाई फिर जो उसने ट्रायल ट्रायल बैलेंस के अंदर, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने $50 का इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पेड इंटरेस्ट है। ये वो इंटरेस्ट है जो मैंने पे किया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी एक्सपेंस की अमाउंट लिखी हुई है, दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट जो कि मैं पे कर चुका हूँ। तो $450 का जो मैंने टोटल इंटरेस्ट इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर इंकर्ड किया है, उसमें से $50 पेड है, तो बाकी का $400 भी तो इंकर्ड हो चुका है। तो जो इंकर्ड हो चुका है, जिसके बदले में सर्विस मिल चुकी है, एंड इफ इट हैज नॉट येट बीन पेड बाय द बिजनेस, तो उसको मैं एज अ अक्रूवल अपने पास, एज अ अक्रूड एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी में एज इन द एसओएफपी शो करूंगा। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी? इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंकर्ड अमाउंट जाएगी, जो कि 450 की है। और एसओएफपी के अंदर अगर कोई अमाउंट अनपेड है, जो कि इंकर्ड मैंने करी है, इंकर्ड 450 किया, पे से 50 किया, तो जो 400 की अनपेड अमाउंट है, that will be recorded as an accrued expense, as an accrual in current liability in the SOFP। जी अब बोलिए क्या कह रहे थे? मेरे जो लोन की अमाउंट है ये फुल 4,000 की जाएगी, क्योंकि जो इसने पे करना है वो अगस्त 2019 में करना है ईयर एंड के बाद। हाँ, तो तो फिर फुल अमाउंट ही जाएगी, इसको हम किधर डिवाइड जाएगी? किधर जाएगी? जो लोन जो करंट लायबिलिटी में जाएगा। हाँ, वो तो सिर्फ 4,000 जाएगी ना, आपको बताया तो, चार हम्म, हजार इन द सीएल, और बाकी का जो 16,000 है, दैट विल बी इन द एनसीएल नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्योंकि आपने सही। जो विद इन अकाउंटिंग ईयर पे करना है, सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट 4,000 की पे करनी है, बाकी जो 16,000 है उसके पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ करंट लाइबिलिटी। सही।
देन आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, a debt of 690 was considered to be irrecoverable and was to be written off. Very simple, bad debt है, bad debt ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है, तो ट्रेड रिसीवेबल हमने यहाँ पे हमारे पास गिवन है 47890 के, उसमें से हम 690 का बैड डेट फर्दर माइनस करा देंगे। तो ये मैंने 690 और आगे लिख लिया कि भाई पहला 3200 तो सेल और रिटर्न बेसिस की वजह से कम हो रहा है, वो माइनस कराओ, फिर अगला 690 जो बैड डेट हुआ है राइट ऑफ करना है उसकी वजह से माइनस करवाओ। आगे सर फिर क्या कहता है, पिछले वाले में जो इंटरेस्ट था वो हर साल ईयर के एंड पे ही होता है ना। हर साल ईयर के एंड पे होता है। अब और अगला इधर साल जो में गुजरेगा ना, अगला साल जो गुजरेगा उसमें पूरे 12 महीने हमारे पास ये लोन पड़ा हुआ होगा, तो उसमें जो है मैं फिर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अच्छा, और मैं अक्रूड एक्सपेंस को अक्रूवल नहीं कह सकता सर। नहीं कह सकते हो, अक्रूवल कह सकते हो। टी अकाउंट बनाते हैं। टी अकाउंट बनाते हुए तो तुम इंटरेस्ट, टी अकाउंट तो इंटरेस्ट का बनेगा ना, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, तो उसको तो तुम ना अक्रूड कहोगे ना कुछ कहोगे। हाँ अगर टी अकाउंट बनाते हुए तुम बात करोगे सर मैं लेट पाप का अकाउंट बना रहा हूँ और उसमें अक्रूवल लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं अक्रूवल लिख सकता हूँ। हाँ वहां तो अक्रूवल लिख सकते हो, उसका मसला नहीं है। सही। देन आपके पास एडजस्टमेंट 7 के अंदर पीवीडी का रेट कहा हुआ है 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो पूरी सारी चीजें मिला के आ रही हैं, पीवीडी हमने पढ़ा था, पीवीडी का रेट कौन सी फिगर पे लगता है, नेट ट्रेड रिसीवेबल। नेट ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकल के आएगी, ट्रेड रिसीवेबल माइनस बैड डेट। तो यहाँ पे देखें मैंने सबसे पहले रेट जो गिवन था उसके लिए नेट ट्रेड रिसीवेबल निकाले। नेट ट्रेड रिसीवेबल के लिए मैंने कहा क्या, मेरे पास जो सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड रिसीवेबल गिवन है वो 47890 के है, लेकिन उसमें से 3200 690 माइनस होना है। तो मैंने 47890 में से 690 का बैड डेट और 3200 जो सेल और रिटर्न बेसिस की वजह से ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा था उसको माइनस कराया। एनटीआर नेट ट्रेड रिसीवेबल 44,000 का निकल के आया। उसके ऊपर जो उसने रेट कहा हुआ था 5% का वो अप्लाई हुआ, क्योंकि हमें पता है पीबीडी का रेट एनटीआर नेट ट्रेड रिसीवेबल पे अप्लाई होता है। तो जो फिगर आई वो क्लोजिंग पीबीडी की फिगर आई। क्लोजिंग पीबीडी की फिगर आने के बाद मुझे निकालना था चेंज इन पीबीडी। चेंज इन पीबीडी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग पीबीडी विच आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड एज 2200 minus the opening PBD which is given in the trial balance as 2850। तो 2200 माइनस 2850 मैं करूंगा तो मेरे पास नेगेटिव 650 आ गया, जिसका मतलब क्या है कि चेंज इन पीबीडी नेगेटिव है, पीबीडी डिक्रीज हो रहा है। एंड सिंस वी नो दैट डिक्रीज इन पीबीडी इज एन अदर इनकम फॉर द बिजनेस, दिस 650 will be recorded as other income while making income statement। और एसओएफपी के अंदर तो हमें पता ही है कि जनाब ट्रेड रिसीवेबल में से जो क्लोजिंग पीबीडी की फिगर होती है जो कि इस केस में 2200 है, वो 2200 ट्रेड रिसीवेबल की, नेट ट्रेड रिसीवेबल की जो 44,000 के नेट ट्रेड रिसीवेबल थे उससे माइनस होगा। तो दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, हम लोग बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन करते हुए आए हैं। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट नंबर 8 के अंदर कहता है कि भाई हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, वो भी क्रेडिट के ऊपर 1 जुलाई 2018 को, कॉस्टिंग $1200 एंड इट हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। तो ये कौन सा एरर हुआ है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या आपने एक एसेट को एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। तो व्हाट वील डू नाउ, हम उसको रिवर्स करेंगे, हम बोलेंगे यार ये तो गलत परचेजेस के अकाउंट में गया, तो परचेजेस का अकाउंट जो है वो 1200 से क्या हो जाएगा देख ले, माइनस हो गया 1200 से। और आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट 1200 से क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट ये देखें जिसकी कॉस्ट पहले 4600 थी, 1200 से ऐड होने के बाद वो 5800 हो जाएगी। आफ्टर दैट उसने बताया कि भाई डेप्रिसिएशन का रेट 25% पर रहना है मोटर व्हीकल्स के ऊपर, यू वी आर यूजिंग आरबीएम मेथड फॉर मोटर व्हीकल। और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर वी आर यूजिंग एसएलएम 10%। और फिर उसने पॉलिसी बताई दैट अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड ऑब्वियसली देन देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, लेकिन कोई डिस्पोजल से रिलेटेड बात नहीं है तो उसने कोई पॉलिसी भी स्पेसिफाई नहीं करी। तो आपने कह रहा है कि भाई एसेट जब भी खरीदा हो साल के एंड में जो भी एसेट पड़ा हुआ उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो कर लेंगे चार्ज। पहले मोटर व्हीकल का देखते हैं। तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमारे पास 32,000 है, मोटर व्हीकल की जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो 8,000 है। तो क्योंकि उसने मेथड हमें स्पेसिफाई किया हुआ है मोटर व्हीकल के लिए आरबीएम मेथड है, तो 32,000 माइनस 8,000 करूंगा, नेट बुक वैल्यू निकल के आएगी विच विल बी 24,000। उसके ऊपर मैंने सिंपली 25% का रेट अप्लाई कर देना है, तो 24,000 का 25% विल गिव मी 6,000। दैट विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मोटर व्हीकल। ये देखने मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकाली, नेट बुक वैल्यू 32,000 माइनस 8,000, 25% का रेट लगाया, तो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन का चार्ज निकल कर आ गया। और ऑफिस इक्विपमेंट तो इससे भी ज्यादा सिंपल है क्योंकि उस पर एसएलएम सर है। 8 और कहाँ से है? 8,000 बेटा मैं घर से तो लेके नहीं आऊंगा, ये देखो यहाँ पे नीचे गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का, बिकॉज मेथड आरबीएम था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना था। यहाँ पे ये 8,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन था, तो इस वजह से -8,000 कराया। देन
ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास उसने कहा हुआ है कि भाई एसएलएम का जो रेट है वो 10% पे लगेगा, और एसएलएम का रेट जो 10% है, तो दैट इज क्वाइट लाइक सिंपल के भाई कॉस्ट के ऊपर 10% लगा दो। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट 4,600 प्लस 1,200, 5,800 निकल के आई है। 5,800 के ऊपर जो है वो 10% लगा दिया, तो हमारे पास हमारे ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 580 निकल कर आ गई। अच्छा, ये सारा काम, ये तो मैं आपको राइट पे करके दिखा रहा हूँ और ये सब हो रहा है और जनाब जो है मजे चल रहे हैं। पेपर के अंदर मैंने बता दिया सब करने के लिए 25 मिनट है। और तुम अब जब प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं पता अब तुम लोगों ने मशवरा मान के टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि पहले तो अगर 10 सवालों के अंदर तुम्हारे 25 मिनट एडजस्टमेंट करने में ही लग जाएंगे, तो पहले 10-15 सवाल करोगे उसके अंदर थोड़ी थोड़ी टाइमिंग बेहतर होंगी, और फिर शायद सवाल करो तो 20 मिनट के अंदर या 25 मिनट, जो भी मतलब जो एक्चुअल टाइम है उसके अंदर सवाल होगा। अदरवाइज तुम आधा पेपर का ही टाइम जो है वो सोल ट्रेडर के सवाल पे, या नॉट सोल ट्रेडर, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आएगा जो कि एक ना एक आता ही आता है, वो किसी ना किसी चीज की इनकम स्टेटमेंट या एसओएफपी तो मांगता ही मांगता है, उस पे लगा दोगे। लेकिन एडजस्टमेंट सेम आती है, मतलब मोर और लेस डेप्रिसिएशन पीवीडी ये सारी एडजस्टमेंट आपको ऐसी हैं कि आपको बड़ी कॉमनली रिपीट होते हुए दिखेंगी। तो मेक श्योर कि यू आर सच अ मास्टर ऑफ इट कि आप उसको अपने दिमाग में ही कर लो। ठीक है, कोई थोड़ी मुश्किल फिगर लगती है तो उसको राइट में अपने पास रफ वर्क में कर लो, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए तो यू वुड हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग लाइक दिस, कि एक एक चीज करके कर रहे हो, अनटिल अनलेस यू बिकम सच अ मास्टर के भाई आप सीधा सीधा कैलकुलेटर में डाल के सही वैल्यू निकाल सको। तो प्रैक्टिस के अंदर होशियारी नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपने पूरा जो है जिस तरीके से मेहनत करके करनी है, ताकि जब आप पेपर में बैठो तो आपके पास होशियारी करने का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस और जो है कह लो कि मेहनत अवेलेबल हो। और वो नहीं होगी तो फिर पेपर के अंदर अगर होशियारी डायरेक्ट करने बैठोगे तो दैट वुड बी जस्ट अ डिजास्टर एंड नथिंग मोर। तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट हो गई। क्या नहीं समझे एक बेटा? एक में आपने परचेजेस माइनस किए क्यों? 8 में परचेजेस माइनस किए क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ था ना कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट जो बाय किया है, कंप्यूटर जो बाय किया था ऑफिस के लिए, उसको आपने परचेजेस के अकाउंट में डेबिट कर लिया है। तो भाई दैट इज रॉन्ग ना, अगर आप नॉन करंट एसेट खरीदो तो नॉन करंट एसेट के अकाउंट को डेबिट करो, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसके लिए मैंने बोला कि भाई परचेजेस का अकाउंट गलत डेबिट हुआ है। परचेजेस को मैंने देखो यहाँ पे -1,200 करवाया, और आपके जो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट था उसको मैंने +1,200 करवाया। करंट एसेट होता तो परचेजेस में आता। क्या करंट एसेट होता? कहाँ करंट एसेट होता? कहाँ करंट एसेट होता? कंप्यूटर नहीं होता ना, उसके अलावा कुछ होता। क्या होता कंप्यूटर नहीं होता तो? इन्वेंटरी। इन्वेंट्री होता, और फिर क्या कह रहे हो? तो परचेजेस में नहीं आता। इन्वेंट्री आता तो, इन्वेंट्री तो आपका वैसे भी आप खरीदते हो तो परचेजेज ही डेबिट करते हो, उसमें इन्वेंट्री डायरेक्ट थोड़ी डेबिट होता है। इन्वेंट्री तो साल के एंड पे काउंट होती है, डेबिट हाँ, एंट्री तो परचेज में तो बनती है, कह तो रहा हूँ दैट कि वुड हैव बीन कंप्यूटर दैट। की जगह इन्वेंट्री हो तो सही होगा ये हाँ स्टेटमेंट। वो फिर जाहिर सी बात है कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करोगे ना, और किसको डेबिट करोगे? हाँ। ठीक है, सो दीज वर द एडजस्टमेंट। आफ्टर द एडजस्टमेंट्स नाउ हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर लीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2019, यूज दिस स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग्स। अच्छा, तो उसने सारी वर्किंग करने के लिए यहाँ पे स्पेस दी हुई है। जो वर्किंग मैंने राइट पे यहाँ पे करी है, पेपर में अगर ये वर्किंग का कॉलम बना हुआ आ गया और आपने होशियारी में ऊपर नीचे ये वाली वर्किंग कर दी और नीचे मेजर वर्किंग नहीं दिखाई, आपको मार्क नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे वर्किंग का अलग कॉलम है, इट रिप्रेजेंट्स, इट मींस कि आपको यहीं पे वर्किंग शो करनी है और वो वर्किंग को मार्क करेगा। अगर आप वो वर्किंग शो करने के लिए फेल हो जाते हो और आप यहाँ पे डायरेक्ट भले सही भी अमाउंट लिख दो, जो वर्किंग का 2-3 मार्क गिवन होता है यहाँ से जो निकाल के वो देता है, वो मार्क आपको नहीं मिलेगा। सो मेजर थिंग के लिए, मेजर जो चीज है उनके लिए मार्क देगा। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर वर्किंग की स्पेस है तो शो योर ईच एंड एवरी वर्किंग ओवर हियर, इवन चाहे वो प्लस माइनस की क्यों ना हो, लेकिन मेजर वर्किंग तो मस्ट है। जैसे अब यहाँ पे इस केस में जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, पीबीटी की वर्किंग है, आपकी कॉस्ट वाली वर्किंग थी, चार वर्किंग जो मैंने राइट पे दिखाई हैं, दैट आर सपोज टू बी ओवर हियर इन द वर्किंग कॉलम इन ऑर्डर टू गेन फुल मार्क्स। अदरवाइज यहाँ पे वो वर्किंग नहीं हुई, दिमाग में कर ली, कैलकुलेटर में कर ली, सही फिगर भी लिख दी, डजंट मैटर, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर लेट से 3 मार्क उसने उस एक फिगर के लिए दिए, वो 1 मार्क देगा, जो 2 मार्क वर्किंग में यहाँ से देख के उसने देने थे वो मार्क आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर व्हेन यू हैव द कॉलम यू राइट दैट, यू डू योर वर्किंग्स इन दैट कॉलम। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अब हमने सिंपल बनाना है भाई। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द सेल्स। अब देखो मेरे पास आसानी कितनी होगी, मैंने सबको यही मेंशन कर लिया था, मैंने बोला रेवेन्यू। रेवेन्यू में 1,65,000 का नहीं लिखूंगा, उसमें से 3,200 माइनस करा के लिखूंगा, तो 1,65,000 माइनस 32,000, सर 3,200, मैं दैट वर्किंग्स में सिर्फ नंबर लिखूंगा ना।
क्योंकि टाइम बचाने। क्या वर्किंग्स में नंबर लिखोगे? नहीं नहीं, हेडिंग दे के लिखोगे। ये थोड़ी बात है, मेजर हेडिंग दे दोगे, लेट्स से मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन, तो बस ये दे दी। अब ये ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, बस ये लिख के जो है वर्किंग दे दी बस। नाम लिखने की आप ये, जैसे मैंने क्लोजिंग पीबीडी, चेंज इन पीबीडी, ये सब ना करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो मेजर के, हाँ भाई पीबीडी निकल रही है, तो एटलीस्ट पीबीडी की हेडिंग वर्किंग्स तो के दोगे ना। मार्क्स हैं या हमारे लिए जगह दी हुई है? क्या कह रहे हो? वर्किंग के मार्क्स हैं या हमारे लिए जगह दी हुई है? नहीं यार, अभी इतना लंबा लेक्चर दिया कि मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और कैसे सर हर बताऊं? दफा होते हैं इस सवाल में? हर दफा जो बड़े सवाल होते हैं उनके अंदर वर्किंग्स की अलग से स्पेस एलोकेटेड होती है। अच्छा जी, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारी सेल्स जाएगी। सेल्स मैंने आपको बता दिया, ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर है 1,65,000 की, उसमें से 3200 सेल और रिटर्न बेसिस वाला। अब मुझे एडजस्टमेंट में दोबारा नहीं जाना, आई एम डन विद एडजस्टमेंट। मुझे अब मैंने सीधा उठा के फिगर डालनी है। मैंने जो शुरू में इतना टाइम एडजस्टमेंट पे बर्बाद किया, वो किया ही इसलिए कि वंस आई स्टार्ट मेकिंग माय इनकम स्टेटमेंट, तो मैं दोबारा से ये ना देखूं कि यार सेल्स की फिगर लिख रहा हूं तो कौन सी एडजस्टमेंट है जो सेल्स को इम्पैक्ट कर रही है। सेल्स को सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट इम्पैक्ट कर रही थी, उसको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए यहीं पर -3200 लिख लिया है। तो अब मैं सीधा सीधा सेल्स उठा के 1,65,000 -3200, दैट विल गिव मी 1,61,800, वो सेल्स में आ जाएगा। लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है कितने की? 12,500 की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से 12,500 आ गई। देन वी हैव परचेजेस। परचेजेस के अंदर जो एडजस्टमेंट होनी थी वो भी मैंने साइड में लिख ली थी। 97,370 प्लस 940 माइनस 1,200, ये दोनों हमने एडजस्ट करा के यहाँ पे परचेज की फिगर डाल ली 97,110। देन उसके बाद परचेजेस के बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ट्स भी गिवन था। कैरेज इनवर्ट्स ये रहा आपका थर्ड पे। तो कैरेज इनवर्ट्स कितने का गिवन था? 670 का। अब ये देखो, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट रेलेवेंट गिवन नहीं थी, तो मैं कैरेज इनवर्ट को उठा के सीधा सीधा 670 से रिकॉर्ड कर लूंगा। उसके बाद आफ्टर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग वी गॉट द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मेरे पास निकल के आ गई 1,10,280 की। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस कराया। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर भी एडजस्टमेंट जो करनी थी, 21,340 प्लस 2,000, 23,340 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, वो भी लिख दिया। और ड्रॉइंग्स ऑफ गुड जो मैंने आपको बताया था कि भाई परचेजेस से माइनस करा लो तो बेहतर है, यहाँ पे मैंने उसको नीचे लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद लिखा है इट्स बेटर कि आप परचेजेस में से उसको माइनस करा लो। 97,110 में से ही 250 माइनस करा के यहाँ पे डायरेक्ट जो नेट फिगर आ रही है वो लिख दो। नीचे शो कर दूंगा सर तो को गलत है, गलत नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम के अंदर क्योंकि परचेजेस में से माइनस होकर डायरेक्ट लिखा जा रहा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी वही काम करो। आंसर आपका आइदर वे सेम ही आना है। आपको अगर ये बात पता है कि भाई गुड्स की ड्राइंग हुई है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस होनी है, तो अनटिल अनलेस आप वो माइनस करा रहे हो आपको मार्क्स भी मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक माना जाएगा। फिर सर वो मैं भले सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो? सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख सकता हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स कहाँ पे? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की जगह? हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल लिखा है नहीं इसकी नहीं जगह। नहीं, दोज आर टू डिफरेंट थिंग। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल में से ही तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल के आता है या कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आती है? तो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एब्रिविएशन लिख सकते हैं, नहीं COGS? नहीं नहीं, होशियारी मना किया ना, नहीं करनी, और कैसे मना करूं? अच्छा, अच्छा जी, तो ड्राइंग्स आप लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? ड्राइंग्स तो लिख सकते हैं। ड्राइंग्स क्या लिख सकते हो? लेस ड्राइंग्स। वो तो लिखा हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हो कि ऑफ गुड्स नहीं लिखूं तो चलेगा? हाँ। नहीं, और ऑफ गुड्स भी लिखना है, लाजमी है। अच्छा। हाँ। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स माइनस कराने के बाद, क्लोजिंग इन्वेंटरी और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स माइनस कराने के बाद वी गॉट दी कॉस्ट ऑफ सेल विच इज 86,690। और नेट से जो हमारे पास सेल थी फिगर थी, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कराया तो आई गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 75,110। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद मैं अदर इनकम ऐड करूंगा। इसके अंदर एक अदर इनकम तो मैंने बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई कर ली थी, विच वाज द डिक्रीज इन पीबीटी ऑफ 650। तो डिक्रीज इन पीबीटी जो 650 का है वो अदर इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो 75,110 जो ग्रॉस प्रॉफिट था प्लस अदर इनकम जो कि 650 की है, ऐड किया तो 75,760 आया। और इस फिगर का कोई नाम नहीं होता, देख ले यहाँ पे इस फिगर का मैंने कोई नाम नहीं लिखा। ये भी जो मैंने में लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने में लिखा है कि ये फिगर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम को ऐड करने के बाद आई है। आफ्टर दैट आई डू लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे तमाम एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेड डेट का एक्सपेंस था विच वॉज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर 6, मैंने वो बेड डेट का एक्सपेंस लिखा 690 का। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि ट्रायल बैलेंस, फिर मैं ना शुरू से स्टार्ट हो गया, मैंने बोला यार ये एक कॉस्ट गिवन है 61,990 की। अच्छा,
क्योंकि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो मैंने कुछ एड ट्रैक नहीं कराया, कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट होती तो मैं उसको एडजस्ट करता। तो 61,990 अब अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। लोन इंटरेस्ट जरा गौर करिएगा 450 गया है जो कि इनकट था। दिस समथिंग स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक एट, या तो 50 लिखाते हैं जो कि पेड होगा, या वो 600 लिखाएंगे क्योंकि वो पूरे साल का है। आपको बात समझ में आनी चाहिए जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त आपका कंसर्न ये है कि आपने कितने का एक्सपेंस इंकर किया है, कितने की सर्विस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर यूटिलाइज किया है, और सर क्योंकि एक्सपेंस भी 50 सिर्फ पहले उस जा चुका उतने ही रिलेटेड सर्विस का जाएगा। क्या कह रहे हो? अगर हम 50 पहले वाली इनकम स्टेटमेंट में जा चुका होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 50 तो जस्ट रिप्रेजेंट कि आपने पे कितना किया है, कहीं किसी इनकम स्टेटमेंट में 50 नहीं किया। आपने इसी साल जो 450 का इंटरेस्ट इंकर किया है उसमें से 50 पे कर दिया है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको 1000 दफा बात बता चुका हूँ कि पेड वाली कहानी तो है ही नहीं ना। डजेंट मैटर इफ यू हैव पेड $50 और $500, आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी लेट्स से इस केस के अंदर अगर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जो कि आपने इंकर करी है, जो कि आपका एक्चुअल में एक्सपेंस है, जितने की वर्थ की सर्विसेज आपने यूटिलाइज की है, वो अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। डजेंट मैटर हाउ मच यू हैव पेड, और वो किसी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा नहीं। देन उसके बाद वंस आई हैव रिकॉर्डेड लोन इंटरेस्ट, फिर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज डाल दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज दो चीजों का था, मोटर व्हीकल का मैंने कैलकुलेट किया था कितना 6,000, और ऑफिस इक्विपमेंट का 580, तो दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज भी चला गया। उसके बाद मैं एक नजर और भी देख लेता हूँ कि यार मैं कहीं किसी एक्सपेंस को भूल तो नहीं रहा। तो आप भी जरा देख लें कि यार सर कहीं किसी एक्सपेंस को भूल तो नहीं गए। आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई सी एक्सपेंस को भूला हूं, मैंने सारे एक्सपेंसेस को ड्यूली एडजस्ट कर लिया है। तो सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद मैं सबको ऐड करके एक ब्रैकेट में देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा विच रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंसेस। इस टोटल एक्सपेंसेस वाली फिगर में से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम की जो वैल्यू थी, जब मैं उस टोटल एक्सपेंसेस से इसको माइनस कराऊंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट फॉर ईयर। और अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाए तो उसको मैं कहूंगा कि दिस इज माई लॉस फॉर ईयर। वंस आई हैव माई प्रॉफिट सर फॉर तो ईयर, यहाँ तक इंटरेस्ट किसी के को कोई वजह से मसला? पेड और अनपेड से फर्क नहीं पड़ता, टोटल दिखा नहीं, देंगे। नहीं पड़ता। एज फार एज इनकम स्टेटमेंट इज कंसर्न, टोटल नहीं दिखाएंगे बंदे। अभी तो मैं बताया कि वर्ड्स क्या है, इंकर्ड एक्सपेंस दिखाएंगे, इंकर्ड इंटरेस्ट हाँ कितना है वो दिखाएंगे, साल भर में कितने जो लोन लिया है उसको कितने महीने हमने इस अकाउंटिंग ईयर में लिए हुए हो गए, सिर्फ उतने महीने का जो हाँ इंटरेस्ट जो भी बनता है, फिर भले वो सारा पे कर दिया हो, कुछ भी पे ना किया हो, उसका पोर्शन पे किया हो, डजेंट मैटर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर मैंने जैसे इस केस में 9 एक लोन लिया जो कि इस अकाउंटिंग ईयर में 9 महीने मेरे पास रहा है, तो उसका 9 महीने का जो इंटरेस्ट बनता था वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डजेंट मैटर तुमने $50 उससे रिलेटेड पे किया हुआ हो या $1,000 पे किया हुआ। इस केस में क्योंकि $50 पे किया हुआ है जबकि तुम्हारा इंकर्ड एक्सपेंस 450 था, तो जो रिमाइंडर 400 बचा वो मैंने तुम्हें बता दिया उसका क्या ट्रीटमेंट है कि भाई ये तुमने इंकर्ड कर लिया, तुमने पे नहीं किया, सो दैट इज योर अक्रूड इंटरेस्ट, जो कि आपकी करंट लाइबिलिटी है, जो कि आपकी एसओएफपी के अंदर शो हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू पे इट एज सुन एज यू कैन। बैठ गई है भाई दिमाग में बात तुम्हारी, नहीं बैठी अभी तक? हाँ सर सही। सो दिस इज माय इनकम स्टेटमेंट आफ्टर द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इस सवाल में उसने पूरी एसओएफपी नहीं मांगी, और अब जो आपके पास रिसेंटली सवाल आ रहे हैं उसके अंदर मांग ले भी सकता है कभी कभार, जरूरी नहीं है, लेकिन पोर्शन भी मांग लेता है। जैसे इस केस में उसने पोर्शन मांगे, क्या कहते हैं, प्रिपेयर द फॉलोइंग एज दे वुड अपीयर इन द लीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 अप्रैल 2019। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मुझे पूरी एसओएफपी बना दो, वो क्या कहते हैं कि मुझे एसओएफपी के करंट एसेट का सेक्शन बना दो। तो करंट एसेट का सेक्शन कैसे स्टार्ट होगा? वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है थी, ऊपर से देख भी लेते हैं। 21,340 प्लस 2,000 विच इज 23,340, हमने सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड की। फिर करंट एसेट्स में हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हम कितने का रिकॉर्ड करेंगे? जो नेट ट्रेड रिसीवेबल था वो रिकॉर्ड करेंगे। नेट ट्रेड रिसीवेबल हमने निकाला था कितना? 44,000 निकाला था, तो नेट ट्रेड रिसीवेबल आया 44,000। और उस 44,000 में से जो इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो माइनस होगा। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कितना कैलकुलेट किया था? क्लोजिंग पीबीडी 2,200 था। तो 44,000 which was the net trade receivable minus the provision for minus the closing provision for doubtful debt which is 2,200, जो दोनों को माइनस करके फिगर आई वो सेकंड कॉलम में नेट फिगर लिखी जाएगी। और इसके अलावा कोई और करंट एसेट हमारे पास फिलहाल नहीं है। बैंक होता है, लेकिन इस केस में इस सवाल में जो बैंक था वो पहली फिगर ही जो दी हुई है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की दी हुई है। इसका मतलब ये कि हम उसको एज ए करंट लायबिलिटी शो करेंगे ना कि करंट एसेट। हाँ, अगर नॉर्मल बैंक बैलेंस होता तो वो हम करंट एसेट में उसको एज ए करंट एसेट शो कर देते। सो जो नेट फिगर आई है 41,841,800, उसको क्लोजिंग इन्वेंटरी 23,340 में ऐड करो तो यू विल गेट द टोटल करंट एसेट विच इज 65,140, और उसने यही सेक्शन मांगा था, मैंने ये सेक्शन उसको बना के दे दिया।
अगले उसमें कहते हैं बताओ अगर करंट इसमें कोई लायबिलिटी का प्री पेमेंट सेक्शन। नहीं है वो होती तो वो भी ऐड होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई प्री पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस होती तो वो भी डेफिनेटली ऐड होती, लेकिन इस केस में है नहीं तो नहीं आई। देन वी हैव करंट लायबिलिटी का सेक्शन। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे पास कितने के थे? 21,640 के थे, उसमें से 940, उसके अंदर 940 ऐड होना था, तो 21,640 प्लस 940 हमारे पास ट्रेड पेबल आ गए 22,580 के। उसके बाद वी हैव गॉट अदर पेबल। अब यहाँ पे अगर तुम अक्रूड इंटरेस्ट पेड भी लिख देते या अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख देते $400 का, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाता, लेकिन मैंने अदर पेबल लिख दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट द बेटर वर्ड इज अदर पेबल, लेकिन अगर आप अक्रूड इंटरेस्ट भी लिख देते तो दैट वुड हैव बीन कंप्लीटली एक्सेप्टेबल एज वेल। तो $400 का जो अक्रूड इंटरेस्ट है, जो कि मैंने इंकर कर दिया लेकिन पे नहीं किया, मैंने अदर पेबल्स के नाम से उसको शो कर दिया। जो बैंक लोन की रीपेमेंट की 4,000 की जो पहली इंस्टॉलमेंट है, जो कि मुझे 3 महीने बाद 1 अगस्त 2019 को पे करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई इंस्टॉलमेंट या कोई पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी आपको अगर विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स पे करना पड़ रहा है, तो जितनी भी अमाउंट जो कि आपको 12 महीने के अंदर पे करनी है, दैट विल बी शोन एज अ करंट लाइबिलिटी इन दी एसओएफपी। तो बैंक लोन की रीपेमेंट जो कि आपको करनी है पहली किस्त की 4,000 की, वो भी करंट लाइबिलिटी में शो होगा। एंड देन तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट जो ऊपर ही गिवन था, सबसे पहली चीज 11,240 की, वो आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट में आ गई ग्यारह हजार अगर दो सौ चालीस हम्म अगर अलग अलग तरह के अदर पेबल्स हैं फिर क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे एक सबको साथ, ऐड करके भी दिखा सकते हैं, सबको और ऐड अलग करके भी अलग भी दिखा सकते दिखा सकते हैं यानी। हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू शो देम कंबाइंड। लेट से कोई और भी मेरा अक्रूड एक्सपेंस होता, या लेट से मेरी कोई क्या कहते हैं प्रीपेड इनकम होती, तो मैं उसको एज अदर पेबल इकट्ठे ही दिखा देता। अलग अलग भी दिखा दो तो वैसे कोई पेनलाइजेशन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि पेनलाइज हो गए तुम। तो मैंने इसका टोटल लिया तो मेरे पास टोटल करंट लाइबिलिटी 38,220 की निकल कर आ गई। तो ये एक तरीके से उसने एसओएफपी नहीं मांगी, लेकिन 4-4 मार्क के लिए उसने एसओएफपी के 2 सेक्शंस मांग लिए, जो कि मैंने बना के दे दिए। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास थ्योरी का एक सवाल है, स्टेट टू बेनिफिट्स एंड टू ड्रॉबैक्स ऑफ ऑपरेटिंग एज ए सोल ट्रेडर। हमें पता है सोल ट्रेडर का फायदा क्या है भाई। सोल ट्रेडर का अगर आप सोचो, अगर आप सिंगल पर्सन हो, यू आर द सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, तो आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। फॉरन फॉरन डिसीजन होगा, कोई भी मसला आ रहा है तुम फॉरन डिसीजन ले सकते हो। फिर उसका एक और बड़ा फायदा ये है कि भाई तमाम प्रॉफिट्स तुम्हारे हैं, कोई प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ड्रॉबैक क्या है भाई? ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि तुम एक सिंगल बंदे हो तो तुम्हारे पास कैपिटल भी लिमिटेड है, और क्योंकि तुम एक सिंगल बंदे हो तो तुम्हारे पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी लिमिटेड है, और जो तुम्हारी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि भाई अगर तुम्हारा बिजनेस खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट होता है, तो कोर्ट वाले तुम्हारी पर्सनल पोजेशंस को बेच के तुम्हारे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट पूरी करेंगे, विच इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर एनी सोल ट्रेडर। कि अगर मेरा आज बिजनेस है और मेरा बिजनेस आज बंद पड़ जाता है, तो मेरा जो पैसा इन्वेस्टेड है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन जो मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, या मे बी लेट से मेरी घर गाड़ी एसेट जो मेरे अपने नाम पे है, वो भी रिस्क पे आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि सो इट हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जबकि हम आगे जो डिफरेंट बिजनेसेस पढ़ेंगे, जैसे कि कंपनीज वगैरह होती हैं, तो उसमें जो शेयर होल्डर वगैरह होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन सोल ट्रेडर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी उसकी पर्सनल पोजेशंस भी स्टेक पर आ जाती है। फिर लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि उस केस में फिर जो बस मेरी इन्वेस्टमेंट है ना उतने पे रहेगा, उसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन अभी क्योंकि हमने वो बात पढ़ी नहीं, अभी सिर्फ हम अनलिमिटेड तो लाइबिलिटी ज्यादा को नहीं बढ़ डिस्कस कर सकता, रहे हैं। क्या? उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर मैंने एक जगह 5 लाख डाला हुआ है और मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो बस वो 5 लाख का ही रिस्क है जो मैं बेयर कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल पोजीशन रिस्क पे नहीं है। लेकिन इफ आई एम अ सोल ट्रेडर, मैं भले अपने बिजनेस में 50 लाख डाल के बिजनेस कर रहा था, लेकिन अगर बिजनेस बैंकरप्ट हुआ है और बिजनेस के एसेट बेचने के बाद भी मेरे क्रेडिटर्स के पैसे पूरे नहीं हुए हैं, तो अब मेरी कोर्ट कहेगा कि भाई पर्सनल पोजीशन, घर गाड़ी, बैंक पे पड़ा हुआ पैसा, उसको भी खुला कराओ और क्रेडिटर्स के पैसे पूरे करो, एंड दैट इज व्हाट नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा सर, क्विक डिसीजन मेकिंग थोड़ा कंट्रोवर्शियली, नहीं, मतलब कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा आसान नहीं होगा? नहीं, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा ओपिनियंस होंगे, उस पर ज्यादा डिस्कशन होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिलेड होगी। इवन तो एक फिर ही जगह दो दो बंदे भी डिवाइड हो कर जाए ना सकते तो। क्या कह रहे हो? डिवाइड कर सकते हैं ना कि कौन किस चीज का डिसीजन ले। नहीं देखो, डिवाइड कर सकते हैं कौन किस चीज का डिसीजन ले, लेकिन वो वही बात है ना कि हर जगह ओपिनियन आएगा, और ओपिनियन आएगा तो फिर वो डिले होगा। और दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर्स नॉर्मली चलाते हैं, तो वो फिर हर चीज का ही डिसीजन साथ मिल के लेंगे। तो वो हर रोज रात में जो है कोई भी चीज सुबह होगी, वो कहेंगे यार रात में चाय पीते हो, चाय पी के बात करते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए।
तो वो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, रात को जाकर डिसीजन होगा, वो अगली सुबह इम्प्लीमेंट होगा। तो 24 घंटे तो ये अगर कुछ छोटा सा 2 लोगों का भी बिजनेस है ना तो उसमें लग जाएंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप वगैरह, जब भी आपका बिजनेस बड़ा होता है उसमें डिसीजन मेकिंग डिलेड होती है। राइट। अच्छा, ड्रॉबैक में ये लिख सकते हैं हम लोग भाई कि बैंक की तरफ से लोन वगैरह मिलने में भी देर हो जाएगी? मुश्किल होती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एज अ कंपनी ऑपरेट कर रहे हो तो आपको लोन मिलना आसान रहता है, बजाय इसके कि आप एक पर्सनल हो जो कि अपना सोल ट्रेडर बिजनेस चला रहे हो, तो उसमें आपको बैंक वगैरह जरा रिक्वायरमेंट उनकी ज्यादा होती है आपको लोन देने से पहले। सर ऐसा क्यों? यार अपनी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है ना, इस वजह से। आप एज ए सिंगल ओनर जो है चीजों को चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है कब कब बैंक ये कहता है कि भाई आपको पैसा देने में रिस्क ज्यादा है, आपके पैसा लेके भागने में या आपका बिजनेस डूबने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन हो ना। यार सब छोड़ो, अगर आप आज मर भी जाते हो तो भी रिस्क बहुत ज्यादा है ना। इनफैक्ट और अगर इसकी जगह अगर एक कंपनी को कंपेयर किया जाए तो वो फिर कंटिन्यूटी नेचर में चल रही होती है, उसमें लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से वो सोल ट्रेडर जो है बेचारा, वो थोड़ा बैंक से लोन लेने में स्ट्रगल करता है एज कम्पेयर टू अ कंपनी। ठीक है भाई, क्लियर है? और तो कोई सवाल नहीं है आप लोगों को?